नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आइए शुरुआत करते हैं 24 की खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को खूब गिनवाया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य की जनता और बीजेपी ने मिलकर काम किया है, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही तब तक बीजेपी सरकार से दुश्मनी निकालते रहे। छत्तीसगढ़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। कितनी ही चुनौतियों से लड़ते हुए हमने छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आने वाले चुनाव को लेकर बयान दे दिया। अमित शाह ने कह दिया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और हरियाणा से बड़ा संदेश दिया। देश और हरियाणा दोनों जगह चुनाव आने वाला है। एक और कांग्रेस भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद की फरियाद, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास के काम करती है। मुझे बताइए, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? हरियाणा की सभी सीटों पर। तो करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी सरकार की खूब तारीफ की, हरियाणा में भी और केंद्र की भी। अमित शाह ने यह भी कह दिया कि केंद्र में मोदी और हरियाणा में मनोहर की सरकार ने 9 सालों में देश और प्रदेश का खूब विकास किया है। नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और हरियाणा को ये 9 सालों में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में मोदी जी के नेतृत्व में 7 आईआईटी बने, 7 आईआईएम बने, 15 एम्स बने, 390 यूनिवर्सिटियां बनी, 700 मेडिकल कॉलेज बने और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की रचना। 24 पर सबकी निगाह है, लेकिन बीजेपी अब जनता से किए गए वादे को पूरा करने में लगी हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए ये बता दिया है कि 1 जनवरी 2024 से अब बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए महीना मिलने वाली है। हरियाणा में मौजूदा बुढ़ापा पेंशन 2750 लेकिन बढ़कर 3,000 रुपए हो जाएगी। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वादे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी ने यह बड़ा वायदा किया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी जुबानी इस वायदे को पूरा कर ही दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पोर्टल को लेकर भी विपक्ष को जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जनता को पोर्टल के माध्यम से बहुत फायदे हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह वायदा दिखता नहीं है। जो बार बार हमको कहते हैं कि आपने ये जो आईटी टेक्नोलॉजी, ये जो पोर्टल बना दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि इस वाक्य को बोलते रहें कि हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे।
हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जनता को इस बात का पता है कि हमको जो योजनाएं सेवाएं लाभ मिल रहे हैं ये केवल इस पोर्टल से मिल रहे हैं, केवल इस परिवार पहचान पत्र से मिल रहे हैं। बोलते रहेंगे तो अपने आप दुनिया पोर्टल और परिवार पहचान पत्र तो क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे जो ऐसा बोल रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने इस पर कई बार अपनी ओर से बयान दिया, लेकिन जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से सीधा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर जमकर सियासी प्रहार किया। कांग्रेस के डिप्टी सीएम वाले बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया कि विपक्ष उप मुख्यमंत्रियों के मुद्दे पर खूब बोल रहा है और जातियों का खेल खेला जा रहा है, लेकिन हमने सिर्फ 2 जातियों में फर्क किया है, एक अमीर और दूसरा गरीब। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे इस जाति में से बनाएंगे। भाई बहनों, ये जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है। राजनीति होती है लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं और ये सच्चाई भी। एक तरफ 9 साल के कार्यकाल की तारीफ, दूसरी तरफ खामियां गिनवाई जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 साल की जो उपलब्धियां हरियाणा की सरकार यानी कि बीजेपी ने गिनवाई, तो इसी पर निशाना साधा भूपेंद्र हुड्डा ने। 26 तारीख की बात है, शायद 26 तारीख को इस सरकार ने 9 साल की अपनी उपलब्धि बताई थी। तो क्या इनकी उपलब्धि है ये मैं बताना चाहता हूँ। 9 साल में क्या किया इन्होंने, बाकी मैं बाद में करूँगा, शुरू में करता हूँ। 9 साल में प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, महंगाई में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार, घोटाले और लूट खसोट में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, नशे में नंबर 1 है, किसानों पर अत्याचार में नंबर 1 है, हर वर्ग किसान, सरपंच, कर्मचारी पर और वहीं करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पावन धरती को सबसे पहले प्रणाम किया और वे कहा कि हरियाणा वीरों और किसानों की धरती है। और इस दौरान उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर सियासी प्रहार किया। दानेश्वरी वीर योद्धा, अमर कीर्ति के मालिक कर्णदेव की इस भूमि पर मैं कर्णदेव को याद कर प्रणाम सबसे पहले करना चाहता हूं। मित्रों, ये हरियाणा की भूमि किसानों की भूमि है, वीरों की भूमि। देश की सेनाएं और सुरक्षा बलों को सूची को उठाकर देख ले, देश के लिए अपना जान देने वाले लोगों की सूची उठाकर देख ले, तो मेरा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर आता है। लेकिन इन बातों से इत्तेफाक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं रखते हैं। हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर सियासी प्रहार किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बेरोजगारी प्रदेश में 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। पूरे देश में ये नंबर 1 हो गया। जैसे हमारे समय में बेरोजगारी 2.8% थी और इनके समय में 9% पहुंच गई, यानी प्रदेश में बेरोजगारी 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। और बेरोजगारी जो है वो अपराध को जन्म देती है और जो है प्रदेश को पीछे रोजगार के मुद्दे पर पहले भी सवाल पूछे जा रहे हैं और बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा को पहले भी भूपेंद्र हुड्डा बता चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने 9 साल के जो कार्यकाल बीजेपी का हुआ हरियाणा में उस पर कटाक्ष भी किया और अपनी भूमिका बता दी कि आने वाले वक्त में क्या करने वाला है। और वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने करनाल के अंत्योदय महासम्मेलन को संबोधित किया, बीजेपी की तारीफ की और नायब सिंह सैनी ने सीधे सीधे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का फायदा पहुंचा। विपक्ष पर निशाना साधा और कह दिया कि पहले की सरकार गरीब व्यक्ति से भागती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने गरीब व्यक्तियों तक योजनाओं का सीधा फायदा पहुंचाया।
पिछले 9 वर्षों में जो कार्य किए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्षों में जो काम हुए हैं, जो दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय अमित शाह जी यहां करनाल में पहुंचे हैं। पहली बार देखा हरियाणा के अंदर कि पहले पूर्व की सरकारें गरीब व्यक्ति से भागती थी, परंतु आज ऐसी सरकार। और वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने भी इस महासम्मेलन में बहुत सी बातें कही और विपक्ष को भी जवाब दिया। बनवारी लाल ने कह दिया कि बीजेपी सरकार ने पोर्टल के माध्यम से गरीबों को घर बैठे उनका अधिकार दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जो अंत्योदय की सोच को लेकर के गरीब का, शोषित का, वंचित को जो घर बैठे उनके अधिकार दे रहे हैं, और उन्होंने जो 9 साल के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है कि नौकरियों में पारदर्शिता और सभी सर्विसेज को ऑनलाइन करके गरीब को उनको घर बैठे उनका अधिकार देने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आपने जो दिशा निर्देश सहकारिता विभाग में दिए हैं, पैक्स का जो एक क्रांतिकारी कदम आपने उठाया है, पैक्स के लिए मॉडल बायलॉज जो आपने लागू किए हैं, उसके तहत सभी पैक्सों को कंप्यूटराइज करना और बहुत जो सारी हमारी पैक्स हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कांग्रेस की जमकर आलोचना की। जन आक्रोश रैली जो की गई रादौर में, उस पर निशाना साधा। कौरपाल गुर्जर ने कह दिया कि जनता ने कोई भी आक्रोश नहीं दिखाया और ना ही जनता में आक्रोश है। आक्रोश तो कांग्रेस के भीतर है, अंदर है। और साथ ही ये कहा कि 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। देखिए, जनता में कोई जन आक्रोश नहीं है। हाँ, जन आक्रोश जो है वो कांग्रेस में, क्योंकि 10 साल से वो सत्ता से बाहर है और जिस प्रकार के वादे कांग्रेस कर रही वो भी उसकी हताशा के प्रतीक है। जिस प्रकार से पेंशन की बात करें तो पेंशन जब सरकार थी तब तो बढ़ाई नहीं, तब तो 400 रुपये पेंशन बढ़ाई, 300 उस टाइम थी, 700 उस टाइम थी जब गई सरकार। हाँ, जत्ते 1000 की घोषणा करके गए थे, लेकिन दी नहीं। लेकिन हमने जो भी वादा किया उस वादे को हमने पूरा किया। कौरपाल गुर्जर ने इसलिए भी जवाब दिया क्योंकि यमुनानगर जिले के रादौर में कांग्रेस पार्टी ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत की है और जवाब अब कौरपाल गुर्जर ने सीधे सीधे दिया। अब बिहार की बात करेंगे क्योंकि बिहार से एक बड़ा संदेश नीतीश कुमार देना चाहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में झंझट करने की कोशिश करती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है। ये लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। 2007 में हमने काफी कंट्रोल भी किया था और बीजेपी को लेकर एक बार फिर से सियासी प्रहार नीतीश कुमार ने कर दिया। अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ लगाए रहता है कुछ लोगों को उल्टा पुल्टा, और हर कम्युनिटी में लगा करके उल्टा पुल्टा। आजकल जहां भी घटना होती है, पहले तो बहुत घटना होती थी, अब कितना हम 2007 से कंट्रोल किए बिहार में, तो आजकल भी कोशिश करता है इधर उधर करने का, लेकिन जान लीजिए सब कोई बात नहीं। और मुस्लिम लोग और हिंदू लोग कहीं झंझट नहीं हो रहा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या बुलाया, उसके बाद तो सियासी घमासान मच गया। ईडी ने नोटिस दिया था, जवाब केजरीवाल ने दे दिया, लेकिन उनका मन इस समय चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और इस समय मध्य प्रदेश ने जो संदेश दिया वो पूरे देश ने सुना। आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, झाड़ू का बटन दबाइएगा। सबको मिलके झाड़ू से सफाई करनी है। हम सबको मिलके सिंगरौली से शुरू होगी ये बात और फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैलेगी। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिला, उसके बाद से ही सियासी
घमासान सा मचा हुआ है और बयानों की बाढ़ आ गई। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कह दिया कि ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार सत्ता के नशे में चूर है और वो इतनी अहंकारी है कि हर छोटी राजनीतिक पार्टी को कुचलना चाहती है। ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। ईडी बदनाम कर दी गई, लेकिन विपक्ष की ओर से और बीजेपी ने कहा हम स्वतंत्र रखते हैं एजेंसियों को। अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी को भेजे गए जवाब पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये केस जल्द ही समाप्त हो, इस पर ध्यान नहीं दे रहे। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि यह केवल स्वीकार्यता है कि हमने चोरी की है। केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ मैंने गलती की है। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं न कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हाँ मैंने गलती की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी समन वाली खबर पर लगातार बयान आ रहे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी को जमकर घेरा है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी को भी बुलाया गया था। बीजेपी की यही मंशा लगती है कि पूरे विपक्ष को जेल में डाल दे और वो चुनाव अकेले लड़े। ऐसी है, कभी राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था, हम भी अंदर जाकर आए हैं। महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जाकर आए हैं। वेस्ट बंगाल के 2 मंत्री को ईडी ने पकड़ा है। तमिलनाडु के 2 मंत्री जेल में है। जहां जहां अपोजिशन ताकतवर और मजबूत है और इंडिया अलायंस में जो मजबूत नेता है उनके ऊपर ये तलवार चलाएंगे। ममता जी ने एक बात कही आज, सबको अरेस्ट करिए। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज ये अंतर करना मुश्किल है कि ईडी ही बीजेपी है और बीजेपी ही ईडी है। एजेंसियों पर सवाल उठता है तो जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता सामने क्यों खड़े हो जाते हैं। ईडी ने नोटिस जारी करके बुलाया था। ईडी की नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को भेजा और कई प्रश्न जो उस नोटिस में अनुत्तरित थे उनके बारे में पूछा और ये मांग की कि इस नोटिस को वापस। और वहीं राजस्थान में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। इस समय चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि हम अपनी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि जनता हमारी सरकार को दोहराए और अपना आशीर्वाद दे। तो करने को बहुत सारी बातें हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारी स्कीमें, हमारे कानून पास किए गए, वो हमारी गारंटी है। इसके आधार पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि जनता में वापस रिपीट करे, अपना आशीर्वाद दे, हमें कामयाब करे, सरकार रिपीट होगी तो आज जो स्कीमें हैं तमाम स्कीमें और मजबूत होगी। आने वाले वक्त के अंदर गारंटी दी जा रही है, गारंटी और मजबूत होगी, ये हमारी सोच है। इस रूप में हम लोग आगे चलना चाहते हैं।
इस समय अशोक गहलोत खूब मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में लाया जाए, लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं है। इसलिए अशोक गहलोत लगातार अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं। जनता समझ पाएगी सवाल। और वहीं छत्तीसगढ़ आइए, यहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में रहेगी? सवाल यहां भी बड़ा है। भूपेश बघेल पर जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। अब उन्होंने बीजेपी पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से सरकार से आए हैं और भरकर आए हैं, क्या वो सरकार ने पैसे दिए हैं? उनकी चेकिंग नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हार मान चुकी है और ये आखिरी दाव है कि बक्सों में पैसे भरकर लाए जा रहे हैं। काम और दूसरी बात लड़ाने का काम। इनके पास केवल एक विषय है, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण। एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाने झगड़ाने का काम, मतलब काम कुछ करेंगे नहीं, झगड़ा करा के वोट लेने का काम। तो जिसके पास जो है वही तो देगा। उसके दिमाग में नफरत है, उसके दिमाग में हिंसा है, उसके दिमाग में घृणा है। तो इसीलिए रमन सिंह के राज में ये बस्तर की धरती, सस्य श्यामला धरती, वो लाल हो चुकी थी। अब बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश पर भी सबकी निगाह है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतना हर पार्टी का एक बड़ा लक्ष्य रहता है ताकि केंद्र में सत्ता में आया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सबकी तरफ से निगाह इसलिए भी है क्योंकि आदित्यनाथ ही बीजेपी को मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं। हरदोई दौरे के दौरान उन्होंने अपनी और केंद्र सरकार दोनों की तारीफ की और कहा, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से ज्यादा परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाए गए। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जनपद में जाकर भी अपनी सरकार और केंद्र की सरकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले 2023 का अहम है ये पूरा समय, क्योंकि इस समय एक एक दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खुद लग रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। यही वजह है कि उनके व्यस्तम कार्यक्रम रहते हैं और साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान कई बातें उनकी जुबान से निकलती है सीधे जनता के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें तो INDIA गठबंधन को लेकर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि INDIA गठबंधन कभी भी धरातल पर सफल ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैंने ये पहले भी कहा था और बीजेपी राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटें की ये भी दावा किया गया। गठबंधन धरातल पर सफल नहीं होगा और ये पूर्व में ही मैंने कई बार कहा है। ये इस प्रकार की बातें लगातार चुनाव तक आएंगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी भी इस कवायद में जुटी है कि कैसे जनता तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से किए गए काम का बखान धरातल उतारकर जनता के बीच लाया जा सके। अब इसी कड़ी में डिप्टी सीएम भी अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं और लगातार यही देखा जा रहा है कि अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाना ये रोज का काम हो गया। और वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच क्या सीट का बंटवारा होगा, सवाल बड़ा है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इसी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कह दिया कि सभी सीजनल लोग हैं, जब चुनाव आता है तो जनता को ये धोखा देने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, इतिहास पर नजर डालिए तो देश की जनता ये जानती है कि किसी भी गठबंधन में आगे चलकर क्या होता है। और ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, इनमें से किसी की भी गठबंधन के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। लोग हैं, जब चुनाव आता है तो इस प्रकार का प्रयास जनता को भ्रमित करने के लिए करते हैं। गठबंधन का जहां तक है, गठबंधन का इतिहास अगर आप देखेंगे तो गठबंधन के बाद की स्थिति देश की जनता सब जानती है। ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी किसी अलायंस के गठबंधन के प्रति ये लोग जवाबदेही इनकी नहीं है और ना ही ईमानदार है उसके प्रति। आपने देखा जितनी भी सरकारें बनी हैं केंद्र में या राज्यों में, उन सरकारों राजस्थान के चुनाव से जुड़ी अहम खबर। राजस्थान के चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और पार्टी ने स्पेशल ऑब्जर्वर भी बना दिए हैं, जिसके तहत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 5 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ये चेहरा वो चेहरा है जिसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो स्पेशल ऑब्जर्वर राजस्थान चुनाव के लिए बने। राजस्थान का स्पेशल ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बना है, यानी कि ये खास तौर पर ऑब्जर्व करेंगे। ये वो पर्यवेक्षक होंगे, ये देखेंगे कि चुनाव में चल क्या रहा है, किस तरह से पार्टी को मजबूती देनी है और बाकायदा लेटर भी जारी किया गया है। कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत
ये राजस्थान चुनाव के लिए ऑब्जर्वर जो तैनात किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, वो 5 नेता हैं और ये 5 के 5 नेता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। एक, राजस्थान में किस तरह से सरकार को फिर से दोहराना है, कैसे सत्ता में फिर से कांग्रेस पार्टी को लाना है, ये तो रणनीति कांग्रेस आलाकमान के साथ चल ही रही है और सभी नेता उसमें साथ दे रहे हैं। लेकिन ऑब्जर्वर अपना काम करने धरातल पर भी जाए। 2024 के इलेक्शन को लेकर इस समय आपकी, हमारी, नेताओं की, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 2024 में कौन कितना क्या कमाल करेगा, ये सवाल बड़ा है। लेकिन बार बार हम कहते हैं, मुद्दों की बात, विकास की बात, ये सोचिए समझिए कौन क्या कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, ये राजनीति का एक बड़ा पहलू है, कड़वा पहलू भी है। लेकिन आपकी बात कौन कर रहा है, आपके लिए कौन नीति बना रहा है, और नियति किसका साथ देगी और नीति किसके साथ है, ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। बस आप अपना ख्याल भी रखिए और इन नेताओं पर ध्यान दीजिए। नमस्कार।